लो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो DFCCIL की जो रिक्रूटमेंट 2023 की है, यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे। अब तक हम लोग टोटल 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। यह हमारी 5वीं क्लास है। और यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे है, अब की बार चूँकि CBT फर्स्ट और सेकंड होना है, तो CBT फर्स्ट में आपसे ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन होगा, राइट। और 24 नंबर का आपका CBT सेकंड में पूछा जाएगा, जो केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के लिए होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग फर्स्ट CBT फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हो। तो चलिए फिर इंट्रो में ज़्यादा समय नहीं देते हैं और मूव करते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, हुबली रेलवे जंक्शन, भुसावर रेलवे जंक्शन, मथुरा रेलवे जंक्शन या फिर गोरखपुर रेलवे जंक्शन। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो आपका है हुबली रेलवे जंक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। इससे पहले जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो आपका गोरखपुर रेलवे जंक्शन का था। टोटल 1366 मीटर इसकी लंबाई थी। बट अभी 12 मार्च 2023 की बात है, ठीक है, 12 मार्च 2023 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब इसकी जो टोटल रूट लेंथ है हुबली रेलवे जंक्शन का, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये 1507 मीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर के साथ भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो हुबली रेलवे जंक्शन आपको करेक्ट मारना है। इसका जो पूरा नाम है श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली जंक्शन, ठीक है। काफ़ी सुंदर दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये अब जो हुबली रेलवे जंक्शन है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म के मामले में, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के मामले में ये अब सबसे आगे हो चुका है। इससे पहले गोरखपुर था। और वहीं अगर हम बात करें मथुरा रेलवे जंक्शन का, तो ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये जंक्शन के मामले में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है, मथुरा रेलवे जंक्शन। टोटल 7 अलग अलग रूट हैं इसके, 10 प्लेटफॉर्म है हालांकि, बट 7 अलग अलग रूट है। अब इससे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में देश के कोने कोने तक जा सकते हो। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मथुरा रेलवे जंक्शन। वहीं पर अगर हम बात करें हावड़ा, ठीक है, हावड़ा रेलवे जंक्शन जो है सबसे बिजी रेलवे जंक्शन है, ठीक है, सबसे व्यस्त आप कह सकते हो। ये रेलवे जंक्शन कौन सा है, हावड़ा। टोटल 23 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। रेलों का आवागमन यहाँ पे हमेशा लगे रहता है। तो 23 प्लेटफॉर्म के साथ सबसे बिजीएस्ट जो अपना रेलवे जंक्शन है इंडिया का, वो कौन है, हावड़ा। और वहीं पे अगर हम बात करें DDU की, दीनदयाल उपाध्याय, जिसको पहले मुगल सराय नाम से जाना जाता था, यहाँ पे सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक साथ कई सारी ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। पहले इसको मुगल सराय रेलवे जंक्शन के नाम से जाना जाता था, बट अब DDU दीनदयाल उपाध्याय नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा मार्शलिंग रेलवे यार्ड है, मतलब एक साथ कई सारी ट्रेनें यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड जानकारियाँ रहीं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो मराठवाड़ा जो रेल कोच फैक्ट्री है, ये किस स्थान पर स्थित है, मुंबई, पुणे, लातूर या फिर नागपुर। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो लातूर है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये आपका जो लातूर में स्थित है, ये 2020 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें तो जो रेलवे कोच फैक्ट्री है, ये देश की चौथी रेल कोच फैक्ट्री है। इससे पहले इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है, और एक रेल कोच फैक्ट्री जो आपका, इसको मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री नाम से जानते हैं, ये आपका रायबरेली में है। और एक आपका रेल कोच फैक्ट्री मराठवाड़ा, जो कि आपके महाराष्ट्र के लातूर में है, राइट। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो साउथ में आपके चेन्नई के पराम्बूर में है, तमिलनाडु में, राइट। और जो रेल कोच फैक्ट्री एक और है वो आपका कपूरथला पंजाब में है। तो ये आपकी टोटल 4 रेल कोच फैक्ट्रियाँ, जिसमें से जो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री है वो आपका महाराष्ट्र के लातूर में है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बोगीबिल ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, हुगली नदी। तो जो बोगीबिल ब्रिज है ये आपका काफ़ी फेमस, काफ़ी चर्चे में था 2018 में। ये आपका बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी पे जो आपका बोगीबिल ब्रिज है, तो ये अब भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बन गया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका एक्चुअली सड़क और रेल पुल दोनों है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे रोड है, और इसके नीचे 2-2 रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं। और ये अब भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल बन चुका है, जिसकी जो लेंथ है 4940 मीटर है, लगभग 5 किलोमीटर देख सकते हो। उसके बाद ये जो आपका पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में धेमाजी जिले और डिब्रूगढ़ जिले के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर एक संयुक्त सड़क और रेल पुल है। इसकी शुरुआत जो हुई थी, देखिए अगर हम बात करें तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था इसको बनवाना। और इसकी जो नींव पड़ी थी अगर हम बात करें तो ये 1997 में ही पड़ गई थी, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा थे, ठीक है।
HD देवगौड़ा ने इसकी शुरुआत कराई थी 1997 में, न्यू इसका पढ़ाया था, ठीक है। और फिर इसको बनवाना शुरू किया था 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, और ये बन करके कंप्लीट हुआ। तब इसका जो उद्घाटन किया वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर, जिस तारीख को जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी जयंती भी मनाई जाती है, तो 25 दिसंबर 2018 को इसको पूरी तरह से खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री जो इस समय पे हैं नरेंद्र मोदी जी ने किया था, राइट। और अगर हम बात करें तो ये काफ़ी मजबूत है, ये आपका वेल्डेड स्टील कंक्रीट सपोर्ट बीम से, ये मतलब आप देख सकते हो कि स्टील कंक्रीट का बना हुआ, ठीक है, सपोर्टेड बीम है। और ये रिएक्टर पैमाने पर 7 तक की तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकता है, क्योंकि ये जो जहाँ पर बना है ये थोड़ा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, इस वजह से इसको काफ़ी मजबूत बनाया गया है। और इसको सुरक्षा दृष्टि पर्पज से भी देखा जाता है कि जो एक तो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगता है, इसकी वजह से जो आप जानते हो चीन पर हमेशा विवाद या तनाव की स्थिति रहती है, तो वहाँ तक सैनिकों को जाने के लिए अब ये एक रास्ता बाई रोड इनको मिल जाता है, जिससे ये आसानी से इस पर मजबूत टैंक भी लेकर के जा सकते हैं। इस वजह से इसको काफ़ी मजबूत बनाया गया है। जो पहले हवाई मार्ग से लेकर जाया जाता था सैनिकों को, काफ़ी खर्चे भी आते थे, वो भी अब बचेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ये फ़ायदेमंद आपका रेलवे पुल बना है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो ट्रेन है इनमें से कौन सी है? थार एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस या फिर अनन्या एक्सप्रेस। तो जो थार एक्सप्रेस है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थार एक्सप्रेस है ये आपका राजस्थान के जोधपुर और पाकिस्तान के कराची के बीच चलती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2006 को, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, 18 फरवरी 2006 को जो आपका थार एक्सप्रेस है जोधपुर से राजस्थान के पाकिस्तान के कराची के बीच चली थी, राइट। और अगर हम बात करें तो ट्रेन का नाम उपमहाद्वीप के रेगिस्तान के नाम पर रखा गया, जिसे थार रेगिस्तान कहा जाता है। ये शिमला समझौते के आधार पर रखा गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अदर जो ट्रेनें हैं जो आप कह सकते हो इंटरनेशनल ट्रेनें, उनमें आपका एक मिताली एक्सप्रेस है, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि आपका भारत के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच चलती है। और वहीं पे अगर हम बात करें मैत्री एक्सप्रेस, जो कि मैंने आपको बताया था भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका के बीच चलती है, राइट। और अगर आपको बताऊं तो एक आपका बंधन एक्सप्रेस है, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो कि बंधन एक्सप्रेस जो है वो आपका कोलकाता से ही ये भी चलती है, ठीक है। ये आपका कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना एक शहर है, ठीक है, वहाँ तक चलती है, खुलना। तो ये भी भारत से बांग्लादेश के बीच चलती है, कोलकाता से खुलना बंधन एक्सप्रेस। और मैत्री एक्सप्रेस भी आपका भारत से बांग्लादेश, जो कि कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका के बीच चलती है। और जो मिताली एक्सप्रेस है वो भारत के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच चलती है। और एक आपका समझौता एक्सप्रेस है, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस ये भी आपका अमृतसर अट्टारी से, ठीक है, अमृतसर अट्टारी से लेकर के आपका पाकिस्तान के लाहौर तक चलती है, ठीक है, लाहौर तक। तो ये आपका समझौता एक्सप्रेस हो गया। तो इतनी ट्रेनें हैं जो कि विदेशों में जाती हैं, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे जोधपुर से कराची के बीच थार एक्सप्रेस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और एक आपका हो गया समझौता एक्सप्रेस, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वंदे भारत को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो वंदे भारत को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन कई बार हो चुका, अब तक तो ये आपके रगों में बस जाना चाहिए। ट्रेन 18 नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन है। शताब्दी एक्सप्रेस के समान ये ट्रेन की ये दिन की ट्रेन सेवाएं हैं जो प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ती हैं, जो एक दिन से भी कम समय की दूरी पर हैं। और अगर हम बात करें तो इसका जो टेस्टिंग किया गया था तो सबसे अधिक स्पीड इसकी 183 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी गई थी। हालांकि इतनी तेज़ ये चलती नहीं है, मतलब इतनी टेस्टिंग की गई थी, मतलब ऑन एन एवरेज ये 130 135 बस इतनी ही चलती है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है, जो चेन्नई में है। आपका 18 महीने इसको तैयार होने में लगे थे, राइट। और 100 करोड़ रुपए टोटल इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, ठीक है, जो प्रोटोटाइप था 100 करोड़ रुपए। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये अब जो पहले शताब्दी ट्रेन थी उसी का उत्तराधिकारी माना जाता है। और जितना उससे ट्रैवल करने में टाइम लगता था उससे 15% कम टाइम इसमें लगता है, ठीक है। काफ़ी मतलब अच्छी ट्रेन है। एक तो मैंने आपको बताया कि इंजन लेस है, मतलब लोकोमोटिव लेस, इसमें कोई भी इंजन नहीं लगा हुआ है। और 360 डिग्री रोटेटिंग इसमें चेयर कार हैं। बाकी इसमें GPS बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, CCTV कैमरा, वाईफाई वगैरह सब इसमें अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेलवे विद्युतीकरण के लिए पूछ रहा है, मतलब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो ये आपका है प्रयागराज में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, ये प्रयागराज में है, जिसकी स्थापना
1979 में ही हो गई थी, ठीक है, 1979 में ही। तो रेलवे विद्युतीकरण के लिए जो केंद्रीय संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डैश एक ही पोल पर स्टॉप सिग्नल के रूप में दिया गया एक डुप्लीकेट सिग्नल है जो हमेशा उस स्टॉप सिग्नल के समान संकेत दिखाता है। तो इनमें से कौन सा एक सिग्नल ऐसा है जो एक ही पोल पर स्टॉप सिग्नल के रूप में दिया गया एक डुप्लीकेट सिग्नल है जो हमेशा उस स्टॉप सिग्नल के समान संकेत दिखाता है? तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, उसी के समान दिखाने वाला तो सिग्नल वो कौन सा हो जाएगा? सह अभिनय संकेत, या फिर रूटिंग सिग्नल, या फिर होम सिग्नल, या फिर दोहराव संकेत। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका है सह अभिनय संकेत, जिसको आप को एक्टिंग सिग्नल बोलते हो, ठीक है। को एक्टिंग सिग्नल का मतलब ही हो गया कि उसी के जैसा संकेत करना। तो यहाँ पर एक ही पोल पर इसको आप देखोगे तो स्टॉप सिग्नल के रूप में इसको दिया जाता है। यहाँ पे आप इसको फिगर में देख करके अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर जैसा यहाँ पे ये सिग्नल है ठीक वैसा ही आप इसके ऊपर देख सकते हो और इसके नीचे, ताकि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जो ट्रेन यहाँ पे जा रही होती है, अगर वो किसी ब्रिज पर है या फिर ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस हो, ठीक है, काफ़ी मतलब ऊंचा या फिर नीचा हो, और उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कहीं पे मोड़ होता है वहाँ पर ये सब सिग्नल लगाए जाते हैं ताकि किसी भी स्थिति में जो लोको पायलट होता है उसे ये सिग्नल दिख सके, ठीक है। तो ये आपका होता है को एक्टिंग सिग्नल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन DFCCIL के पहले 2 DFC थे? तो जो पहले 2 DFC आपके प्रपोज्ड थे वो कौन कौन से थे? तो काफ़ी बार आपका हो चुका है। ये आपका था EDFC और WDFC, ठीक है, मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूर्वी DFC और यहाँ पे पश्चिमी DFC, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? पहला वाला। तो पश्चिमी DFC और पूर्वी DFC ये आपका जो पहले 2 DFC थे प्रपोज्ड वो हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जानना चाहिए कि जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसकी जो टोटल रूट लेंथ है वो 1506 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो आपका है ये आपका दादरी रेवाड़ी से होते हुए आपके मुंबई JNPT, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और टर्मिनस तक जाएगा। तो ये आपका ये रूट लेंथ हो गया ये वेस्टर्न कॉरिडोर का, जो कि टोटल 1506 किलोमीटर है। वहीं पे अगर हम बात करें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तो ये 1337 किलोमीटर अब तक बन चुका है और 538 किलोमीटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आपका जो टोटल रूट लेंथ है यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि काफ़ी जगहों पे आपको प्रपोज्ड दिखाया जाएगा 1856 किलोमीटर, ठीक है, और कहीं पे 1800 कुछ और। तो यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे इसको टोटल कैलकुलेट करके तो आपको ये निकल के आएगा 1875 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दे 1875 तो आपको 1875 करेक्ट मारना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तभी आप 1856 करेक्ट मारना, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है। अगर 1875 ऑप्शन में है तो आप 1875 ही मारना क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट तो यही कह रही है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका लुधियाना पंजाब से होते हुए आपका कहाँ तक आएगा? वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक, ठीक है, दानकुनी तक। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस किस राज्य से होकर के गुजर रही हैं और उन राज्यों में इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ भी ये किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है और कितने किलोमीटर, तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप एक बार जरूर देखें, कहीं ना कहीं नोट करके जरूर लिखें, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि DFC से आपके क्वेश्चंस ये सब पूछ सकते हैं कि कितना किलोमीटर बना, कितना किलोमीटर यूपी से गुजर रहा है, कितना किलोमीटर झारखंड से गुजर रहा है, बिहार से गुजर रहा है, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IRIMEE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये है कहाँ पे? तो ये आपका है जमालपुर में, ठीक है, जमालपुर में। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए रेयर ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन 2021 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ये बताइए कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, किस सन में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका 1888 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वहीं पे अगर हम बात करें जो अदर आपके संस्थान हैं उनकी भी अगर हम बात कर लें तो जैसे भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी है, रेलवे स्टाफ कॉलेज नाम से जिनको हम जानते हैं, ये आपका वडोदरा में स्थित है, पहले देहरादून में था। इसकी स्थापना 1930 में ही हो गई थी देहरादून में, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका चला गया वडोदरा में, ठीक है। 1930 में स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना भी 1888 में ही हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो 1930 में ये तब तक ये कहाँ पे था?
देहरादून में था, लेकिन उसके बाद आपका ये वडोदरा में चला गया। तो स्थापना अगर पूछे तो 1888 आपको बताना है, जो कि अभी आपने देखा ये इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो जमालपुर में है, इसकी भी स्थापना 1888 में ही हुई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1988 में हुई थी, ठीक है, 1988 में। और यहाँ पे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसकी भी स्थापना आपकी 1988 में ही हुई थी। तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। उससे पहले आप ये देखिए कि जो राष्ट्रीय अकादमी है आपका वो वडोदरा में है, और सिविल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है पुणे में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है नासिक में है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो जमालपुर में है, और सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो संस्था है वो सिकंदराबाद में है, और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो इंस्टीट्यूट है वो सिकंदराबाद में है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो इसको आप एक बार कहीं ना कहीं नोट करके ज़रूर लिखिए, ये आपका इजी है थोड़ा याद करने में, कि जो आपका यहाँ पे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये 1988, और वडोदरा जो आपका राष्ट्रीय अकादमी है ये भी 1888 में स्थापना होती है। बाकी जो आपका सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों 1988 में स्थापना होता है, और सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इसका 1958 में स्थापना होता है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल डैश अकादमी डैश में स्थित है। तो जो जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी है ये कहाँ पे स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली या फिर जमालपुर? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। जो जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी है ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी JRRPFA भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा IRPFS में नए शामिल होने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो ये आप देख सकते हो एक ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। जो जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी है ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित होती है। और अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में ही हो गई थी, लखनऊ में हुई थी, ठीक है। लखनऊ में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें 1955 में, देखिए क्या हुआ था, 1955 में इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है ICF, इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया था 1955 में, ठीक है। तो 1955 में इसकी भी स्थापना हुई थी लखनऊ में। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम के नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे जगजीवन राम, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नाम पे इसको रखा गया, जो कि एक प्रशिक्षण संस्थान है, एक ट्रेनिंग सेंटर है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि IRCTC को निम्नलिखित में से किस PSU के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो IRCTC को निम्नलिखित में से किस PSU के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो IRCTC है ये आपका एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। IRCTC से ही आप अपना टिकट बुक करते हो, आपको पता होगा। IRCTC का अर्थ है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी जो स्थापना हुई थी इसका हिंदी में ये मतलब है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी। और कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? तो टिकट लेना और पर्यटन, खान पान और अतिथि सेवाएं, ठीक है, अतिथि सेवाएं। IRCTC ही आपकी जो वंदे भारत है उसको संचालित करती है। ये भी आप जान लीजिएगा, जो T18 है वंदे भारत, इसकी जो संचालन करता है वो कौन है? IRCTC है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसे मई 2008 में मिनी रत्ना कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, 2008 में इसको मिनी रत्ना की उपाधि मिली थी IRCTC को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को किस वर्ष पूर्व रेलवे जोन से अलग किया गया था? तो यहाँ पे ये जो आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है, जिसको आप साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन बोलते हो SCR, ये पहले पूर्वी रेलवे जोन का हिस्सा था, ठीक है। मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे नाम का कोई नहीं था। बट इसको कब इससे अलग किया गया? तो इसको अलग किया गया था इसको भी 1955 में ही। तो देखिए 3 आपके डेट आपको 1955 में देखने को मिल रहे हैं। 1955 में इसको अलग किया गया था, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को। और यहाँ पे अगर हम बात करें पहले ये ईस्टर्न रेलवे जोन में ही था, जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में। और अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न रेलवे जोन है आपका, ईस्टर्न रेलवे जोन, ये आपका कहाँ पे है कोलकाता में? तो ये है आपका फेयरले, ठीक है, फेयरले प्लेस कोलकाता में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। और वहीं पे अगर हम बात करें साउथ ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है, ये किसका है? ईस्टर्न रेलवे का। और साउथ ईस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो ये आपका है गार्डन रिच, ठीक है, गार्डन रिच कोलकाता में, ठीक है, गार्डन रिच कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है।
हालांकि दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है, लेकिन ये गार्डन रिच कोलकाता और ये फेयरले प्लेस कोलकाता में है ईस्टर्न रेलवे का। और 1955 में दक्षिण पूर्व रेलवे जो जोन है इसको अलग कर दिया गया पूर्व रेलवे जोन से, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डेक्कन क्वीन ट्रेन ने किन 2 स्टेशनों के बीच अपनी पहली सेवा संचालित की थी? तो जो डेक्कन क्वीन ट्रेन है इसने किन 2 स्टेशनों के बीच अपनी पहली सेवा संचालित की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेक्कन क्वीन के बारे में। तो नासिक और पुणे, नागपुर और पुणे, मुंबई और नासिक, या फिर कल्याण और पुणे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, ये कल्याण और पुणे के बीच अपनी पहली सेवा संचालित की थी, ठीक है, डेक्कन क्वीन। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1 जून 1930 को डेक्कन क्वीन ट्रेन ने कल्याण और पुणे के बीच अपनी पहली सेवा संचालित की थी, ठीक है। तो कब की थी? 1930 में, 1 जून 1930, आपको ये याद रखना है। 1930 को डेक्कन क्वीन ने अपनी पहली सेवा कल्याण और पुणे के बीच अपना पहली सेवा संचालित की। और क्या क्या चीज़ें खासियत है इसके बारे में? डेक्कन क्वीन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है, ठीक है, और पहली लंबी दूरी की बिजली से चलने वाली ट्रेन है, और केवल महिलाओं की कार वाली पहली ट्रेन है, डाइनिंग कार की सुविधा वाली पहली ट्रेन है, ठीक है। इसकी औसत गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन के बीच ट्रेन के अगर बात करें तो कोच बॉडी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के माटुंगा वर्कशॉप में बनाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली थी? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन हो चुका है कि पहली मेट्रो ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली थी, ये पूछ रहा है। तो कहाँ से चली थी पहली बात? तो ये आपका कोलकाता, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। मेट्रो का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका कोलकाता में है। कब चली थी? तो 1984, 24 अक्टूबर का दिन था, ठीक है। 24 अक्टूबर 1984 में ये पहली बार अपनी सेवा दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो नींव रखा गया था वो इंदिरा गांधी ने रखा था, ठीक है। इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। और वहीं अगर हम बात करें ये कहाँ से कहाँ चली थी, तो मैंने इसको मेंशन किया था पहले क्वेश्चंस में। तो ये आपका चली थी एस्प्लेनेड से भवानीपुर। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। एस्प्लेनेड से भवानीपुर के बीच चली थी भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध 1853 का रेलवे मिनट किसने प्रस्तुत किया, जिसने ब्रिटिश अधिकारियों को भारत में रेलवे की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त किया? तो ये एक्चुअली क्या है जो आप देख रहे हो, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 1853 का रेलवे मिनट, मतलब रेलवे मिनट ऑफ 1853, ये एक प्रेजेंटेशन है एक्चुअली, और ये किसने प्रस्तुत किया था? तो यहीं जो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, जिनको रेलवे का जनक भी माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी ने इसको प्रस्तुत किया था। डलहौजी ने भारत में आंतरिक संरचना की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। वे भारतीय रेलवे के जनक थे। 1853 के डलहौजी के प्रसिद्ध रेलवे मिनट ने गृह अधिकारियों व रेलवे की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त किया और उनके विकास की मुख्य लाइनें निर्धारित की। अगर हम बात करें तो उन्होंने मुख्य स्थानों को बंदरगाहों से जोड़ने और रणनीतिक ज़रूरतों और वाणिज्यिक विकास दोनों के लिए रेलवे एक नेटवर्क की परिकल्पना की। और वो जो इन्होंने नेटवर्क बनाया वो यहाँ पे मैंने कुछ कटआउट लिए हैं, जो कि 1853 का डलहौजी मिनट वह इमारत थी जिस पर रेलवे प्रणाली का निर्माण हुआ था। 4 स्वीकृत प्रमुख ट्रंक रूट नेटवर्क थे। कौन कौन से? कलकत्ता, दिल्ली, और आगे लाहौर और उत्तर पश्चिम सीमांत। दूसरा आपका बम्बई दिल्ली। तीसरा आपका मद्रास वेस्ट कोस्ट मालाबार, और चौथा जो आपका था बॉम्बे बड़ौदा और मध्य भारतीय रेलवे। मतलब ये आपके नेटवर्क उन्होंने इसमें सुझाव दिए थे बनाने के लिए। तो ये आपका रेलवे मिनट 1853 था, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी ने इसको प्रेजेंट किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे की आय और ट्रेन के समय की पाबंदी की जानकारी के लिए रेल मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो देखिए यहाँ पे अगर रेलवे की अगर हम बात करें, इनकम हो गई, ठीक है, इनकम कि कितना इनकम हो रहा है पर डे या फिर जैसे भी आप देखना चाहते हो। और ट्रेन की जो टाइमिंग हो गई, ठीक है, टाइमिंग हो गई, पंक्चुअलिटी हो गई इसकी, ठीक है, पाबंदी, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लोडिंग अनलोडिंग कितनी हो रही है, ठीक है, मतलब आप फ्रेट्स के भी लोडिंग अनलोडिंग की जानकारियाँ जो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, आप उस पर देख सकते हो। तो कौन सा पोर्टल की शुरुआत किया गया रेलवे मंत्रालय के द्वारा? तो रेल सहयोग उत्कृष्ट, ई दृष्टि या फिर रेल मदद। सो ई दृष्टि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिससे आप घर बैठे बैठे आप जितने भी ट्रेन की जानकारियाँ हैं, उनका स्टेटस क्या है, जितने प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं फ़िलहाल में, आप उनकी भी जानकारियाँ ले सकते हो। कितना खर्चा आ रहा है, क्या टाइमिंग है ट्रेन की, क्या पंक्चुअलिटी है। एक्चुअली ये कई सारे जो आपके पोर्टल हैं, जैसे IRCTC हो गया, ठीक है, IRCTC हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया, इन सब के जितने भी ये जो जितने भी वेबसाइट हैं, इनको सब मिला करके ये एक ई दृष्टि पोर्टल बनाया गया है जिस पे आप ये सब जानकारियाँ ले सकते हैं, राइट। तो इसकी शुरुआत जो करी थी वो पीयूष गोयल ने करी थी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत करी थी वो पीयूष गोयल ने करी थी, जो तत्कालीन रेलवे मंत्री थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे
तो ये 2021 में शुरू किया गया था, जनवरी 2021 में। और वहीं पे अगर हम बात करें कि जो अदर यहाँ पे पोर्टल रेल सहयोग, ये आपका एक्चुअली क्या है कि आप अगर इसमें कोई योगदान देना चाहते हैं, जैसे ये CSR निधियों के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर उनके निकट सुविधाओं के निर्माण में योगदान करने के लिए कॉर्पोरेट्स और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए विकसित किया गया था, ठीक है, जो रेल सहयोग है। ऐसे ही एक रेल मदद ऐप मैंने पहले भी इससे मेंशन किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, MADAD, जिसका फुल फॉर्म था मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल। तो मदद ऐप ये एक शिकायत निवारण तंत्र है, ठीक है, मतलब इससे आप कोई भी शिकायत आप इसमें कर सकते हो रेलवे मदद ऐप के थ्रू। और उत्कृष्ट की बात करें तो ये अगले 2 वर्षों में अपनी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के उन्नयन के भाग के रूप में 640 उत्कृष्ट रेक विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। सो ये आपकी जितने पोर्टल हैं वो रहे, जिसमें ई दृष्टि जो था वो आपका मैंने बताया कि पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत करी थी, रेलवे की आय, ट्रेन की टाइमिंग और पाबंदी की जानकारियाँ और अदर जानकारियों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में DFCCIL को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, DFCCIL को कंपनी के रूप में शामिल कब किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2006 में, ठीक है, 30 अक्टूबर का वो दिन था, ये भूलना नहीं चाहिए। 30 अक्टूबर 2006 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसको एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया DFCCIL को। और किस कंपनी एक्ट के तहत इसको शामिल किया गया था तो वो भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था कंपनी एक्ट 1956, ये भी आपको याद रखना है। 1956 एक्ट के तहत इसको एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। और ये इस टाइम पे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और ये अगर हम बात करें तो ये मैंने कटआउट लिया है ऑफिशियल वेबसाइट से, इसलिए काफ़ी छोटा दिख रहा है, हो सकता है आपको न दिख रहा हो, बट मैं यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि ये 2005 में ही प्रस्तावित था, ठीक है, 2005 में ही प्रस्तावित था। और इस परियोजना पर जो चर्चा हुई थी सबसे पहले वो जापान भारत शिखर सम्मेलन की बैठक में चर्चा की गई थी, ठीक है। और इसे जापानी सरकार द्वारा ही समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर के व्यवहार्यता अध्ययन और संभावित वित्त पोषण के लिए भारत और जापान के माननीय प्रधानमंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग की घोषणा में शामिल किया गया था। तो भारत और जो जापान के प्रधानमंत्री थे इनके बीच इसको पहले क्या किया गया, हस्ताक्षरित सहयोग की घोषणा में शामिल किया गया था। उसके बाद इसको 2007 में रेल मंत्रालय को सौंप दिया गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी मैंने बताया आपको 30 अक्टूबर 2006 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शेड्यूल ए कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रेलवे ट्रेनों में से किसे नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। तो ये जो आपकी ट्रेन थी काफ़ी पुरानी थी, अब इसको नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी वो ट्रेन थी, जम्मू तवी मेल, हावड़ा कालका मेल, डेक्कन ओडिसी या फिर मैत्री एक्सप्रेस। तो जो हावड़ा कालका मेल है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे वो आपका करेक्ट है, इसको अब हम लोग नेताजी एक्सप्रेस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो नेताजी एक्सप्रेस नाम पड़ा था इसका, अगर हम बात करें तो देखिए पीयूष गोयल जी उस टाइम पे रेलवे मंत्री थे, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी। ये जनवरी 2021 की बात है, ठीक है, 2021 की बात है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस जी के अविस्मरणीय योगदान को नमन करते हुए उनकी जन्म जयंती अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, ठीक है। और इसी डेट से जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और उन्हीं के नाम पर ये जो आपका हावड़ा कालका मेल था, ठीक है, इनका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। अब ये नेताजी एक्सप्रेस नाम से जानी जाती है। तो ये आपका जनवरी 2021 में हावड़ा जो कालका मेल थी ये आपकी नेताजी एक्सप्रेस नाम से जाने लगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन की लंबाई क्या थी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब तक तो आपको ये रटा चुका होगा, ठीक है। तो 21 किलोमीटर, 34, 16 या फिर 10, तो 34 किलोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकेंड। अगर आपको माइल्स में पूछे, ठीक है, तो 21 मील की दूरी थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है 21 मील। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली जो यात्री ट्रेन थी 1853 में मुंबई बोरीबंदर ठाणे के बीच शुरू हुई थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की। सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजनों ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है, सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजनों ने 14 कैरिज ट्रेन खींची थी। तो 14 टोटल बोगियाँ थी, राइट। और लॉर्ड डलहौजी 1848, 1856 भारत के गवर्नर जनरल, जिनके तहत 1853 में बॉम्बे से ठाणे से जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन डाली गई थी, जिसको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा ये जो ट्रैक था बिछाया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इन्हीं को रेलवे का जनक माना जाता है। टोटल 400 यात्रियों को लेकर के ये चली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का उद्घाटन डैश को किया गया था। तो ये क्वेश्चन हाल ही में का है, इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कब किया गया था राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान का उद्घाटन, तो ये आपका किया गया था 5 सितंबर 2018 को। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो आपका राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान NRTI है, जिसको हम लोग नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो परिवहन से संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है और इसकी स्थापना जो है वो 5 सितंबर 2018 को हुई थी। ये है कहाँ पे, तो ये आपका वडोदरा में है। जैसा कि आपको पता है जो नेशनल एकेडमी थी वो भी आपकी वडोदरा में ही थी, जो रेलवे की नेशनल एकेडमी थी, और ये भी आपका कहाँ पे है, वडोदरा गुजरात में स्थित है, राइट। तो ये आपके कुछ 20 क्वेश्चंस रहे जो कि आपके प्रैक्टिस सेट 5 के रहे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। हो सकता है मैंने काफ़ी सारी जो जानकारियाँ हैं इसमें मिस कर दी होंगी या फिर कहीं पे मुझसे गलत जानकारी निकल गई होगी, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर मेंशन करें अगर कहीं पे आपको लगे तो। अदरवाइज़ ठीक है सब कुछ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय।